खबरदार तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है शक्ति। यह फिल्म 1982 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश सिप्पी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में तब के महानायक दिलीप कुमार और आज सदी के महानायक के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने साथ साथ काम किया था और यह पहली फिल्म थी जब इन दो महानायकों ने एक साथ किसी फिल्म में काम किया। इसके अलावा इस फिल्म में खलनायक के रूप में अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा थे, जबकि चरित्र अभिनेता और चरित्र अभिनेत्री के तौर पर इस फिल्म में अनिल कपूर, राखी गुलजार और स्मिता पाटिल ने काम किया था। इस फिल्म को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार के अलावा इस फिल्म को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिलीप कुमार को मिला था। यूँ तो इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अमिताभ बच्चन का भी नाम नामित किया गया था, लेकिन इसमें सफलता दिलीप कुमार को लगी थी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राखी के नाम को भी नामित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए रमेश सिप्पी के नाम को भी। इस फिल्म में कई अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण संवाद अदायगी के दृश्य है। इसमें से कुछ संवाद को मैं आपके लिए दोहराता हूँ। हाँ ठीक है, जो काम तुमने सोचा है वह काम तो अच्छा है, लेकिन आसान नहीं। इसमें सच्चाई और ईमानदारी का शपथ लेने वाले का जिंदगी बड़ा कड़ा इम्तिहान लेती है। हाँ, देर तो हो गई, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। घर वाले होते तो परेशान होते। तो आप अकेली हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। अकेले आपको बाहर आने जाने में डर नहीं लगता? जब मैं अकेली रहती हूँ तो सिर्फ मैं रहती हूँ और खुद से कैसा डर। मुझे तो अपने आप से ही डर लगता है। खैर, आप क्या करते हैं? मेरा मतलब आप कौन सा काम करते हैं? भारत में काम की तलाश करना भी एक बड़ा काम समझा जाता है। मैं फिलहाल वही काम कर रहा हूँ। इस फिल्म में कई महत्वपूर्ण भावपूर्ण नृत्य संगीत भी हैं, जिसकी चर्चा आज भी होती है। इस फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं और इस फिल्म में स्वर दिया है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म के कुछ गानों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। ए दिलरुबा दिल की गली सहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मांगी थी एक दुआ वो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ वो कबूल हो गई। उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई। मांगी थी एक दुआ वो कबूल हो गई। हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, कितना हंसी मगर
तूफान में मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ वो कबूल हो गई। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन वही, गलियां सभी फूल हो गई, कलियां सभी, लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म शक्ति की पूरी कहानी। फिल्म शक्ति की कहानी की शुरुआत एक ट्रेन के स्टेशन पर आकर रुकने से होती है, जिससे रवि कुमार, जिसकी भूमिका अनिल कपूर ने निभाई है, उतरता है। यह विजय, जिसकी भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभाई है, और रोमा देवी, जिसकी भूमिका स्मिता पाटिल ने निभाई है, उसका पुत्र, और डीसीपी अश्विन कुमार, जिसकी भूमिका दिलीप कुमार ने निभाई है, उसका पोता है। यह शहर से बीए की परीक्षा देकर घर लौटा है। घर आकर रवि कुमार अपने दादा डीसीपी अश्विन से बताता है कि वह भी पुलिस की नौकरी करना चाहता है। इस पर उसके दादा डीसीपी अश्विन कुमार कहता है कि ईमानदार लोगों को पुलिस की नौकरी करने पर इसका एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। इस पर रवि की मां रोमा देवी उसे एक मीठी डांट लगाते हुए कहती है कि अब जाओ सो जाओ और दादाजी को भी सोने दो। इस पर डीसीपी अश्विन कुमार अपनी पतोहू से कहता है कि रवि की अपनी नौकरी में जाने को लेकर यह तैयारी कर रहा है, ऐसे में इससे जुड़ी बातें इसे अभी ही बता दिया जाना चाहिए। फिर वह रवि कुमार से पूछता है कि उसने इस संबंध में अपनी मां से बातचीत की या नहीं। तब रवि कुमार कहता है कि उसने अपनी मां से भी इस संबंध में बातचीत की है, वह भी पुलिस की नौकरी को लेकर वही विचार रखती है जो विचार आपके हैं। फिर रवि कुमार अपने दादा डीसीपी अश्विन कुमार से पूछता है कि आप भी तो पुलिस में ही एक बड़े पदाधिकारी थे। तब डीसीपी अश्विन कुमार कहता है कि मैं आज तुम्हें अपने और अपने बेटे विजय की कहानी सुनाता हूं। इस पर रवि पूछता है कि विजय कौन, मेरे पिताजी? तो डीसीपी अश्विन कुमार हाँ कहता है। फिर रवि कुमार कहता है कि आपने मुझे अभी तक यह बात बताई क्यों नहीं? तब उसका दादा डीसीपी अश्विन कुमार हाँ कहते हुए अपने और अपने बेटे विजय की कहानी रवि कुमार को सुनाने लगता है। डीसीपी अश्विन कुमार और उसकी पत्नी शीतल कुमार, जिसकी भूमिका राखी गुलजार ने निभाई है, दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उनकी खुशियां में तब चार चांद लग जाता है जब उनके घर में विजय के रूप में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोनों पति पत्नी खुशीपूर्वक अपने बेटे को पालते हुए बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। एक दिन डीसीपी अश्विन कुमार को उसके वरीय पदाधिकारी के द्वारा यशवंत नामक एक स्मगलर के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया कि वर्षों से इसके विरुद्ध वारंट लंबित है। पुलिस इसे अभी तक गिरफ्तार इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि पुलिस के कुछ लोग इससे मिले हुए हैं तो कुछ लोग इससे डरते हैं। इस पर डीसीपी अश्विन कुमार स्मगलर यशवंत को एक दिन में गिरफ्तार करने की बात कहकर उसके अड्डे पर चला जाता है। डीसीपी अश्विन कुमार यशवंत के अड्डे पर पहुंचने वाले रास्ते पर हो रही गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। यशवंत को उसके खुफिया से यह मालूम पड़ता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया हुआ है। पुलिस से निर्भीक रहने वाला यह शख्स यशवंत डीसीपी अश्विन को धमकाते हुए कहता है कि अभी तक यहाँ कोई पुलिस कभी नहीं आई। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि कोई आए या न आए लेकिन मैं आया हूँ। तब यशवंत कहता है कि आ गए हो तो अब लौट के नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। इस पर डीसीपी अश्विन कुमार यह कहते हुए कि मैं आया हूं तो जाऊंगा भी और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा वारंट मेरे पॉकेट में है।
फिर वह यशवंत को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ता है। तब पहले यशवंत का गुंडा उस पर हमला कर देता है। सभी गुंडे की पिटाई करने के बाद डीसीपी अश्विन कुमार यशवंत की भी जमकर पिटाई करता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे लाकर हाजत में बंद कर देता है। यशवंत के गिरफ्तार हो जाने के बाद स्मगलरों में खलबली मच जाती है। जेके वर्मा, जिसकी भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई है, वह यशवंत को पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाता है। इस योजना के अनुसार वह डीसीपी अश्विन कुमार के बेटे विजय को स्कूल से अगवा कर लेता है। शाम में डीसीपी अश्विन कुमार घर आता है। यहाँ विजय को नहीं देख वह अपनी पत्नी शीतल कुमार से विजय के अब तक स्कूल से नहीं आने को लेकर सवाल करता है। इस पर उसकी पत्नी शीतल बताती है कि स्कूल से एक फ़ोन आया था कि आज विजय को स्कूल में कुछ देरी होगी, बाद में उसे घर पहुंचा दिया जाएगा। शीतल कुमार अभी अपने पति डीसीपी अश्विन कुमार से विजय के संबंध में इस प्रकार की बातें कर ही रही थी कि तभी घर में फ़ोन की घंटी बजती है। डीसीपी अश्विन कुमार फ़ोन उठाकर अपना परिचय देते हुए फ़ोन करने वाले से उसका नाम और पता पूछता है। इस पर वह डीसीपी अश्विन कुमार को नाम पता बताने की छोड़ सीधे मुद्दे पर बात करने के लिए कहते हुए बताता है कि उसका बेटा विजय इस समय उसके कब्जे में है। इसे छुड़ाने के लिए उसे ऐसा कुछ करना होगा जिससे उसके हाजत में बंद स्मगलर यशवंत को वहां से फरार होने का मौका मिल जाए। यह फ़ोन पर विजय से अश्विन कुमार की बात भी करा देता है। विजय बार बार अपने पिता से छुड़ा लेने की प्रार्थना करता है और डीसीपी अश्विन कुमार उसे कुछ नहीं होने का आश्वासन देता है। तब वह अपराधी यह कहते हुए फ़ोन काट देता है कि तुम्हें सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। इस बीच उसकी पत्नी शीतल कुमार वहां आ जाती है और उससे उस घटनाक्रम के बारे में जानकारी लेना चाहती है कि मेरे बेटे विजय का क्या हुआ, क्यों उसे अपराधियों ने अगवा किया, हमने इसका क्या बिगाड़ा था। इस बीच जेके अपने साथियों के साथ सलाह मशविरा कर रहा है। साथ ही वह एक कमरे में बंद विजय को कहता है कि अगर उसके पिता उसे चाहते होंगे तो वह अपराधी यशवंत को रिहा कर देंगे और नहीं तो वह तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। तभी वह अपने एक विश्वास पात्र केडी नारंग, जिसकी भूमिका कुलभूषण खरबंदा ने निभाई है, उसे यह कहते हुए कि वह एक ज़रूरी काम से कहीं जा रहा है और अगर समय पर नहीं लौट पाया तो ठीक 8 बजे वह डीसीपी अश्विन को फ़ोन कर उसकी राय जान ले और सारी बातें टेप भी कर ले, क्योंकि आने के बाद वह उस टेप को सुनेगा। डीके नारंग ठीक 8 बजे डीसीपी अश्विन को फ़ोन लगाता है। डीसीपी अश्विन उसे कहता है कि मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरा बेटा तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन यशवंत एक अपराधी है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। तुम चाहे मेरे बेटे के साथ जो करना है कर लो, मार डालो इसे, लेकिन मैं अपराधी यशवंत को नहीं छोड़ूंगा। नारंग की डीसीपी अश्विन से फ़ोन पर हो रही बातचीत को कमरे में बंद विजय भी सुन लेता है। जब जेके वापस आता है तो नारंग उसे टेप की हुई सारी बातों को सुना देता है। इस पर जेके विजय को वहां लाने के लिए अपराधियों को भेजता है। जब अपराधी विजय को पकड़कर ला रहा होता है तभी विजय अपराधियों को दांत काटकर उसकी चंगुल से छुटकर भागने लगता है। भागने के क्रम में हालांकि वह एक बार नारंग के सामने आ जाता है, लेकिन कुछ सोचकर नारंग अपराधियों को यह कहकर वहां से वापस कर देता है कि इधर कोई नहीं आया है। फिर विजय रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी पर कूदकर वहां से फरार होकर अपना घर पहुंच जाता है। इधर डीसीपी अश्विन भारी पुलिस बल के साथ जेके के अड्डे पर धावा बोल देता है। अपराधियों की जमकर धुनाई करते हुए उससे विजय के बारे में पूछता है, लेकिन कोई अपराधी उसे यह नहीं बता पाता कि उसका बेटा विजय इस समय कहाँ है। गुस्से में डीसीपी अश्विन अपराधियों की और जमकर पिटाई करने लगता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उसका बेटा उसका घर पहुंच गया है। विजय के घर में पहुंच जाने की खबर डीसीपी अश्विन कुमार घर आता है तो उसकी पत्नी शीतल विजय से कहता है कि बेटा देखो पापा आए हैं। इस पर डीसीपी अश्विन उसे चुप रहने का इशारा करते हुए जब विजय के कक्ष में जाता है तब विजय वहां सो रहा होता है। अश्विन और शीतल उसे देखकर वहां से वापस चले आते हैं। स्वप्न में विजय अपने पिता के अपराधियों के साथ हुई बातचीत को देखता है कि किस प्रकार से वह अपने बेटे विजय को छुड़ाने की जगह अपने फर्ज को ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपराधियों को इसके साथ जो चाहे करने के लिए इसे वहां छोड़ दिया। अगले दिन जब डीसीपी अश्विन वर्दी पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और हमेशा की तरह विजय को स्कूल छोड़ने के लिए उसे पुकारता है,
तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह तो स्कूल चला भी गया। डीसीपी अश्विन इस बात से थोड़ा खफा हो जाते हैं, तो शीतल कहती है कि वह ही क्यों, और बच्चे भी तो अकेले स्कूल जाते हैं। एक दिन विजय रेलगाड़ी से चला आ रहा होता है। जिस डब्बे में वह बैठा है उसमें एक लड़की बैठी हुई है। एक स्टेशन पर कुछ अपराधी किस्म के लोग उस डब्बे में सवार होते हैं और एक अकेली लड़की को देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। इसे देख विजय उन अपराधियों से लड़कर उस लड़की को अपराधियों के चंगुल से बचा लेता है। फिर वह उसे उसके घर तक पहुंचाने जाता है। यहाँ वह लड़की अपने घर दिखाते हुए उससे कहती है कि वह कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन विजय इस वक्त जल्दीबाजी में होने की बात करता है। तब वह बताती है कि मेरा नाम रोमा है और मैं होटल सम्राट में भारतीय संगीत गाने का कार्यक्रम करती हूँ। कभी वक्त मिले तो मेरा संगीत सुनने ज़रूर आएँ। विजय ज़रूर आने की बात कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन डीसीपी अश्विन जेके को अपने ऑफिस में बुलाता है। जेके जब इसके ऑफिस में आता है तो वह सिगार पी रहा होता है। डीसीपी अश्विन उसे बाहर सिगार बुझाकर अंदर आने के लिए कहता है और साथ ही पूछकर अंदर आने के लिए कहता है। जेके सिगार बुझाकर पूछकर अंदर आता है तो डीसीपी अश्विन उससे कुछ अपराधियों के अपराध और गिरफ्तारी का नाम बताते हुए कहता है कि ये सारे लोग एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी कभी न कभी उसके किसी न किसी संस्थान का मुलाजिम रहा है। इस पर जेके कहता है उसके यहाँ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, काम छोड़कर दूसरी जगह जाने पर वह क्या करते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो उसकी नहीं है। तब डीसीपी अश्विन कुमार कुछ फोटोग्राफ उसे दिखाता है। पहले तो वह इस फोटोग्राफ को पहचानने से ही इनकार कर देता है, लेकिन जब डीसीपी अश्विन उसे उसकी उन अपराधियों से हाथ मिलाते हुए बातें करते हुए खींची गई तस्वीर दिखाता है तो इस तस्वीर को देख पहले तो वह थोड़ा झिझकता है, लेकिन तुरंत संभलते हुए कहता है कि वह एक सफल व्यवसायी है। व्यापार के सिलसिले में कई लोगों से उसकी मुलाकात होती है। ऐसे में कौन क्या है इसके बारे में वह ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता है। फिर वह अपना वक्त कीमती होने की बात करते हुए जल्दी से जो कुछ पूछना है उसे डीसीपी अश्विन से पूछने के लिए कहता है। इस पर डीसीपी अश्विन उससे कहता है कि बस यही चेतावनी देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। अगर ऐसे अपराध में संलिप्तता है तो जल्दी से इससे किनारा कर लो, और नहीं तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर तुम जेल के अंदर रहोगे। बस यही चेतावनी देने के लिए तुम्हें बुलाया था। जेके को वार्निंग देने के बाद शाम में जब डीसीपी अश्विन घर आता है तो यहाँ अपने बेटे विजय को नहीं पाकर अपनी पत्नी शीतल से उसके कहाँ होने को लेकर सवाल करता है। इससे पहले कि शीतल कुछ बता पाए डीसीपी अश्विन उससे दूसरा सवाल कर देता है। तुम कह रही थी कि वह नौकरी तलाश रहा है, कहीं कोई नौकरी मिली या नहीं? इस पर शीतल कहती है कि मिल जाएगी, कोशिश तो कर ही रहा है। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही कर ले, कहीं सेटल हो जाए, एक ही तो अपना बेटा है। अभी ये दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस से फ़ोन आ जाता है। इस फ़ोन में यह बताया जाता है कि विजय के विरुद्ध किसी ने 2 दिन पहले लोकल ट्रेन में मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। इस पर डीसीपी अपने माथत पुलिस अधिकारी को बताता है कि उसे भी ऑफिस में बुला लो। विजय जब ऑफिस जाता है तो डीसीपी उस मामले को लेकर बताता है कि उसमें से एक लड़का इज्जतदार परिवार का था, इसलिए उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। तब विजय कहता है कि उस इज्जतदार आदमी को यह भी तो मालूम होना चाहिए कि ट्रेन में सफ़र करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती है। इस पर डीसीपी अश्विन रिपोर्ट में किसी लड़की का नाम नहीं होने को लेकर सवाल करता है। तब विजय कहता है कि नाम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मामला लड़की से छेड़खानी के प्रयास करने को लेकर ही है। इस पर डीसीपी अश्विन लड़की का नाम पता जानने को लेकर उसे सवाल करता है, जिसका वह जवाब देता है कि उसे सारी बातों की जानकारी है। फिर डीसीपी अश्विन उससे यह कहकर अपने मातहत अधिकारी के पास भेज देता है कि जाइए इसका बयान ले लीजिए। इससे पहले कि विजय बयान देने के लिए जाए, डीसीपी अश्विन विजय को रोक कर सलाह देता है कि वह इस प्रकार कानून की अवहेलना न करे, अन्यथा उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही वह विजय से कहता है कि तुम लोगों ने इस मामले को थाने में दर्ज क्यों नहीं करवाया। इस पर विजय कहता है कि वह तो थाना में मामला दर्ज करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही नहीं करने दिया क्योंकि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं।
वहाँ पूछताछ के बाद विजय वहाँ से घर आकर अपनी माँ को अपने पिता द्वारा बार बार अनावश्यक रूप से समझाने का प्रयास करने को लेकर शिकायत करता है। इस पर उसकी माँ शीतल कहती है कि वह तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही हैं। तब विजय यह कहता है कि मुझे बार बार किसी से समझने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वह अपनी माँ से आशीर्वाद मांगता है कि आज वह एक होटल में इंटरव्यू देने जा रहा है, उसमें सफल हो जाए। जब वह उस होटल में इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ जो व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले रहा होता है वह विजय को इस आधार पर नौकरी देने से इनकार कर देता है कि उसके पास शैक्षणिक योग्यता तो है लेकिन काम करने का अनुभव नहीं है। इस पर विजय कहता है कि जब लोग काम देंगे तभी तो अनुभव होगा, लेकिन वह विजय की कही बात को सही बताते हुए भी विजय को नौकरी देने से इनकार कर देता है। तब तक इन दोनों की बातें सुन होटल का मालिक डीके नारंग वहां पहुंच जाता है और विजय को काम पर रखने के लिए कहकर चला जाता है। और इस प्रकार विजय की कल से होटल में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करने की नौकरी पक्की हो जाती है। नौकरी पाकर विजय होटल में रोमा से मिलने जाता है, जहां इस समय वह अपने संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही होती है। रोमा का संगीत समाप्त होने के बाद विजय और रोमा दोनों साथ साथ रोमा के घर तक आते हैं। रास्ते में रोमा विजय के गाना सुनने वहां आने को लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि आप भूल गए होंगे। इस पर विजय कहता है कि वह कुछ भूलता नहीं है। फिर वह रोमा से कहता है कि मैं एक खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ। इस पर रोमा कहती है कि आपको नौकरी मिल गई। विजय इसे किस प्रकार से जानने को लेकर उससे सवाल करता है तो रोमा कहती है कि जो नौकरी की तलाश कर रहा हो उसे नौकरी मिलने से बढ़कर और कौन सी खुशी की बात हो सकती है। फिर विजय यह कहकर कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया अपना घर चला आता है। यहाँ उसे आया देख डीसीपी अश्विन बुलाकर पूछता है कि उसकी माँ ने बताया था कि तुम एक होटल में नौकरी मिल गई है। इस पर विजय हाँ कहता है। तब डीसीपी अश्विन कहता है कि लेकिन तुझे यह भी तो मालूम होगा कि वह होटल केजी नारंग का है जो एक स्मगलर है। साथ ही विजय को वह वहाँ काम करने से मना करते हुए कहता है कि इन होटलों में गैर कानूनी धंधे किए जाते हैं। तब विजय कहता है कि थोड़ा बहुत गलत काम तो वहाँ भी होता है जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं। इस पर डीसीपी अश्विन गुस्सा जाता है और उसे कहता है कि अब वह तो होटल की ही नौकरी करे या। कुछ पल बीतने के बाद उस व्यक्ति का उसके ऊपर एहसान है क्योंकि उसने उसे मौत से बचाया था, जबकि उसके पिता ने कानून के लिए मुझे अपराधियों के बीच मरने छोड़ दिया था। इस पर डीसीपी अश्विन उसे कहता है कि या तो वह यहाँ रहे और नहीं तो फिर होटल में काम करे। इस पर विजय घर छोड़ना ही बेहतर समझता है। घर छोड़कर जब विजय हाथ में एक बड़ी अटैची लिए हुए चला जा रहा होता है तब रास्ते में उसे रोमा देख लेती है। वह अपनी कार को रुकवाकर विजय के पास आकर सवाल करती है कि अटैची लेकर वह कहाँ जा रहा है या कहीं से आ रहा है। इस पर विजय कहता है कि वह घर छोड़कर जा रहा है। फिर वह एक कमरे की ज़रूरत होने की बात रोमा को बताता है। तब रोमा कहती है कि उसके पास एक कमरा खाली है। हालांकि विजय को वहाँ रोमा के साथ रहने में थोड़ी झिझक होती है और वह कहता है कि उसके यहाँ रहने पर लोग दोनों को लेकर क्या क्या कहेंगे। तब रोमा कहती है कि यहाँ के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं कि वह किसी के बारे में कुछ कहे। फिर रोमा उसे अपने साथ लेकर अपने घर का कमरा दिखाते हुए बताती है कि किस घर में कौन रहेगा। दूसरे दिन जब विजय होटल में काम करने के लिए जा रहा होता है तब उस होटल का मालिक नारंग होटल के पास उसे मिलता है। उसके साथ जा रहा एक व्यक्ति कुछ भूल जाने की बात कहकर वहाँ से ऊपर चला जाता है। तब कोई अपराधी नारंग की जान लेने के लिए उस पर गोली चला देता है, लेकिन विजय उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और नारंग को धक्का मारकर एक तरफ गिरा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। यह अपराधी जेके के द्वारा भेजा गया था। जेके इन अपराधियों को पूरा डांट फटकार लगाता है डीके नारंग को नहीं मार पाने के लिए। जब यह जानता है कि विजय डीसीपी अश्विन का लड़का है तो इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर अखबार में छपवाने के लिए अपने आदमियों से कहता है, ताकि एक तो विजय उसके रास्ते से हट जाएगा, दूसरा डीसी अश्विन की साख गिरेगी जिससे उसे अपना स्मगलिंग का काम करने में आसानी होगी, और तीसरा डीके नारंग जो कल तक इसके ही टुकड़े पर पलटा था वह भी कमज़ोर पड़ जाएगा। उधर नारंग विजय से इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करने की बात करता है। तब विजय कहता है कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर नारंग जब उसका शुक्रिया अदा करता है तब विजय कहता है कि एक बार
उसने भी इसकी जान बचाई थी और वह उसे उस घटना के बारे में बताता है कि एक बार जब जेके ने डीसीपी अश्विन के 8 वर्ष के लड़के को अगवा कर लिया था, तब जेके के गिरफ्त से भागने के दौरान उसने उसे भागने का मौका दिया था। वह लड़का मैं हूँ। विजय के डीसीपी अश्विन का बेटा होने की बात की जानकारी पाकर के नारंग थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन विजय उससे कहता है कि इससे क्या हुआ, अब वह डीसीपी अश्विन के साथ नहीं रहता है। विजय के घर छोड़ देने पर उसकी मां शीतल कुमार काफ़ी विह्वल हो जाती है और उससे मिलने उसके डेरा पर आ जाती है। मां को घर आया देख विजय आश्चर्यचकित रह जाता है। वह अपनी मां से पूछता है कि उसे इसके घर की जानकारी कैसे मिली। इस पर उसकी मां शीतल कुमार कहती है कि मां हूँ ना, मां तो बेटे का पता लगा ही लेती है, भले ही बेटा को मां से कोई मतलब रहे या ना रहे। इस पर विजय कहता है कि सचमुच मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। इसके बाद उसकी मां शीतल उससे पूछती है कि कमरे में कौन कौन रहता है, तो वह एक खुद के बारे में बताता है और फिर थोड़ी झिझक के साथ कहता है कि यह फ्लैट मेरा नहीं, रोमा का है, जो बगल के कमरे में रहती है। इसके बाद जब उसकी मां उसे घर चलने के लिए कहती है तो वह वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि तुमसे तो मुझे कोई शिकायत है नहीं, तुम जब मन चाहे यहाँ आ जाया करो। इस पर उसकी मां शीतल कहती है तो मैं ही रह जाती हूँ यहाँ, छोड़ देता हूँ तुम्हारे पिताजी को अकेले रहने के लिए, बड़े बुरे आदमी हैं न वे, तुम्हें क्या पता, बार बार ऑफिस से किसी न किसी बहाने घर फ़ोन करते रहते हैं, सिर्फ यह जानने के लिए कि तुम घर लौटे हो या नहीं। इस पर विजय कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तब उसकी मां शीतल कुमार कहती है कि तो चलो अभी मेरे साथ। इस पर विजय कहता है कि जिसका यह बंगला है और जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, कम से कम उससे तो मिलकर ही जाना चाहिए। तुम आज जाओ, मैं कल घर आ जाऊँगा। अपनी मां के जाने के बाद विजय रोमा को इन सारी बातों की जानकारी देता है। रोमा भी कहती है कि आखिर तुम अकेली संतान हो अपने माँ बाप के, तुम्हारे नहीं रहने पर उन्हें बुरा तो लगता ही होगा। इस पर विजय पूछता है कि मेरे चले जाने पर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। रोमा इस पर चुप्पी साध लेती है। फिर विजय कहता है कि वह उसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है। तब रोमा कहती है कि हर बातें बोल कर नहीं की जाती है, कुछ बातें बिना बोले समझने के लिए होती हैं, और तुम जो कहना चाहते हो उसे मैं समझती हूँ। इन दोनों की बात सुन रहा एक लफंगा किस्म का आदमी तब वहाँ पर चला आता है और रोमा से बदतमीजी करने का प्रयास करता है। विजय और रोमा दोनों उससे किनारा कर अलग हो जाने लगते हैं। तब वह रोमा को बीच में ही रोक लेता है और कहता है कि वह उसका गाना सुनेगा। साथ ही वह विजय को कहता है कि यह क्या उसकी रखैल है जो वह बीच में दलाली कर रहा है। इस पर विजय भड़क जाता है और उस लफंगे की जमकर पिटाई करता है। बाद में वह होटल के गार्ड को बुलाकर उसे उसके सुपुर्द कर देता है। गार्ड उसे बाहर ले जाता है। बाहर आने पर वह लफंगा गार्ड से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहे मुताबिक शराबी का नाटक कर दिया, अब मुझे उसके पैसे दे दो, बड़ी मार खाई है, तुम लोगों ने बचाया भी नहीं। इस पर गार्ड कहता है कि उसे एक और नाटक करना है और वह नाटक होगा एक लाश का, और ऐसा कहकर वह उसे पेट में छुरा घोंप देता है और थाना में विजय के द्वारा इसकी हत्या करने का रिपोर्ट लगा देता है। रोमा से मिलकर विजय जब अपने घर आता है तो डीसीपी अश्विन उससे बातचीत करने लगता है। तभी पुलिस एक वारंट लेकर उसके पास आ जाती है और उस पर हत्या का इल्ज़ाम लगे होने की बात करती है। विजय बार बार कहता है कि उसने कोई हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस उसे वारंट दिखा रही है। इस प्रकार की बातें होते देख विजय की मां शीतल कुमार किचन से वहां चली आती है और अपने पति से कहती है कि आप अपने पुलिस वाले को यहाँ से भेज दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा बेकसूर है, वह मेरी झूठी कस्में नहीं खा सकता। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि अगर वह सचमुच बेकसूर है तो जल्दी ही छूट कर आ जाएगा। फिर वह पुलिस को उसे ले जाने के लिए कहता है। पुलिस उसे ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है। यहाँ इससे मिलने डीसीपी अश्विन आता है और विजय से पूछता है कि उसने पुलिस को बयान देने से क्यों इनकार कर दिया। तब विजय पूछता है कि उसके बयान देने से क्या उसकी बातें सच मानकर पुलिस उसे छोड़ देगी। तब डीसीपी अश्विन कहता है कि सज़ा देना या छोड़ देना यह पुलिस का नहीं, अदालत का काम है। तब विजय भी अदालत में ही बयान देने की बात करता है। हालांकि डीसीपी अश्विन बार बार विजय से पुलिस की मदद करने की बात करता है और कहता है कि वह इस बात को भूल जाए कि हाँ उसके सामने उसका बाप है। विजय भी इस बात को दोहराता है कि आपने कभी भी मुझसे बाप की तरह बात नहीं की, आपने हमेशा पुलिस अधिकारी की तरह ही मुझसे बात की।
विजय अभी इस बात को दोहरा ही रहा था कि तभी एक पुलिस ने आकर डीसीपी अश्विन को यह सूचना दी कि कोई विजय की जमानत लेकर आया है। इस बात पर डीसीपी अश्विन अपने कार्यालय में आता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे डीके नारंग के रूप में अपना परिचय देता है और उसका वकील उसे जमानत की कागजात देता है। इस प्रकार विजय की जमानत हो जाती है। तब केडी नारंग विजय को कहता है कि विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब विजय भी इस बात को दोहराता है कि मैं भी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। विजय को केडी नारंग के साथ जाते हुए देख डीसीपी अश्विन उसे मशवरा देते हुए कहता है कि इन अपराधियों के साथ चलते चलते इतनी दूर नहीं चले जाना जिससे फिर सामान्य ज़िंदगी में वापस आना कठिन हो जाए। तब विजय कहता है कि इस बार आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। विजय के जाने के बाद डीसीपी अश्विन अपनी पत्नी शीतल कुमार से मिलकर भावुक हो जाता है और कहता है कि उन बदमाशों ने रुपये के बल पर मेरे बेटे को खरीद लिया। मैं देखता रह गया और कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ विजय जब केडी नारंग के साथ अपने होटल में आता है तो केडी नारंग उसे बताता है कि हत्या के आरोप में उसे फंसाने वाला जेके है और वह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। अभी ये दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी आकर केडी नारंग को संदेश देता है कि जेके के आदमियों ने उसके सामान भरे ट्रक को जबरन अपने कब्जे में ले लिया है। इस पर केडी नारंग उसे कुछ आदमी को लेकर ट्रक को छुड़वाने जाने के लिए कहता है। तब विजय कहता है कि वह अकेले ही यह काम कर लेगा क्योंकि जेके को तरफाने से उसे जो आनंद मिलेगा वह दूसरों के बीच उसे बांटना नहीं चाहता है। फिर वह वहाँ से एक होटल में आता है जहाँ जेके से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। तभी वह जेके को आवाज़ लगाता है और कहता है कि उसके हाथ में जो कोट है उसके नीचे एक लोडेड पिस्तौल है और इसके हाथ उसके ट्रिगर पर हैं। इसकी गोलियां भी इतनी महंगी नहीं कि चलाया ना जा सके। तब जेके पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर वह कहता है कि मैं जगह पर ले जाकर तुमसे बातें करूंगा, फिलहाल मेरे साथ चलकर नीचे खड़ी गाड़ी में बैठ जाओ और हाँ, कोई चालाकी नहीं दिखाना, नहीं तो ट्रिगर दबेगा, गोली चलेगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास देखकर जेके उसके कहे अनुसार जाता है और विजय उसे लेकर एक कोठरी में बंद कर देता है, जैसे कि जेके ने इसे 8 वर्ष की अवस्था में किया था। उस बात की याद दिलाते हुए वह जेके से ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करता है कि जिस प्रकार से जेके ने इसके साथ किया था। वह फ़ोन लगाकर इसके आदमी को डीके नारंग का सामान लौटाने के लिए कहता है। जब वह मालिक की बात सुनने के लिए कहता है तो वह जेके को फ़ोन देकर आदेश देने के लिए कहता है। इस बीच मौका पाकर जेके उसके हाथों से रिवॉल्वर को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी विजय फुर्ती से जेके पर वार करते हुए फिर से रिवॉल्वर उठा लेता है और उससे कहता है, आज तुम्हारा नहीं मेरा दिन है। फिर वह उसके गोदाम में ले जाता है। यहाँ मौका पाकर जेके भाग जाता है और उसके आदमी विजय को पकड़ने के लिए बढ़ता है। फिर विजय सबको पीट पीट कर उसके गोदाम में आग लगा देता है और एक ट्रक पर सवार होकर यहाँ से भागकर डीके नारंग के पास आ जाता है। जेके के अड्डे को तहस नहस कर विजय वापस डीके नारंग के पास आता है तो डीके नारंग उससे कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार नौकरी मांगने के वक्त अपने दफ्तर में देखा था तब तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि काश तुम मेरा बेटा होते। आज भी मैं तुम्हें बेटा के ही समान मानता हूँ। इस पर विजय कहता है कि आप मुझे और चाहे जिस नाम से पुकार लें, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा, लेकिन बेटा शब्द से इस रिश्ते से मुझे नफरत सी हो गई है। पुलिस विभाग में विजय से जुड़े मामले में एक नया मोड़ तब आ जाता है जब पुलिस कमिश्नर, जिसकी भूमिका अशोक कुमार ने निभाई है, वह विजय से जुड़ी इस मामले को डीसीपी अश्विन को लेकर दूसरे अधिकारी को सौंपने की बात करता है। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि यह मामला मेरे ही पास रहने दिया जाए। क्या विभाग को मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहा या विजय को मेरा बेटा होने के कारण विभाग को यह लगता है कि मैं इस मामले में सही ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। इस पर पुलिस कमिश्नर उससे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे फर्ज पर पुलिस को बड़ा नाज है और इसका उदाहरण तुम्हारे सीने पर चमकता मेडल है, लेकिन पुलिस को इस नौकरी के फ़र्ज के अलावा एक और फ़र्ज भी उस वर्दी के नीचे दबा जा रहा है, एक पिता का बेटा के प्रति फ़र्ज। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि न जाने मैंने इन हाथों से कितने मुजरिमों को हथकड़ियाँ पहनाई हैं, लेकिन अगर मैं बेटे के मामले में ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद को अपना गुनहगार मानूंगा कि मुझे क्या हक था तब उन मुजरिमों को हथकड़ी पहनाने का। वे भी तो किसी न किसी का बेटा थे। डीसीपी अश्विन के इस तर्क को सुनकर पुलिस कमिश्नर इस केस को डीसीपी अश्विन के पास ही रहने देता है। डीसीपी अश्विन कार्यालय से शाम में जब अपना घर पहुंचता है तो यहाँ अपनी पत्नी शीतल कुमार को गम में खोया पाता है। तब वह उसे कहता है कि ज़िंदगी भर उसने इसे कुछ नहीं दिया,
इसके पास सिवाय इस गरूर के इसने कभी गलत काम नहीं किया, फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, और था ही क्या जिसे यह देता। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने इस गरूर को भी तोड़ सकता हूँ। इस पर उसकी पत्नी शीतल कुमार कहती है कि मैं तुम्हारे इस गरूर पर नाज करती हूँ, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। इस पर फिर डीसीपी अश्विन कहता है कि क्या मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन वह अपराधियों के साथ वैसे रास्ते पर जा रहा है जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। तब उसकी पत्नी शीतल कुमार कहती है कि मैं खुद जाऊंगी विजय के पास, वह मेरा बेटा है, मैं उसे लाकर कानून के हवाले कर दूंगी और फिर वह सज़ा मुक्त होकर हमारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर शीतल कुमार विजय के बंगले पर आ जाती है। विजय से उससे काम को लेकर बातें करते हुए कहती है कि तुम कानून से खिलवाड़ कर एक मुजरिम बन गए हो, खुद को कानून के हवाले कर दो, अपने ऊपर मुजरिम का लगा दाग मिटा सकते हो। इस पर विजय कहता है कि आज मैं मुजरिम नहीं हूँ, क्योंकि मुजरिम वह होता है जिसका अपराध सिद्ध हो जाता है। मुजरिम मैं उस दिन था जब मेरे द्वारा अपनी लाख बेगुनाही की बातें करने के बावजूद बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर पिताजी ने इतने जल्दी घुटने टेक दिए, तुम्हें भेज दिया मुझे गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरी करने। इस पर विजय की माँ शीतल कुमार भड़क गई और विजय के गाल पर एक जोरदार चपत लगाते हुए कहा कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, उन्होंने मुझे तेरी मुखबिरी करने के लिए भेजा होगा, उनके गुणों की बराबरी तो तुम 10 जन्म लेकर भी नहीं कर पाओगे। लगता है किसी ने मुझे गलत पते पर भेज दिया, यहाँ मेरा बेटा विजय नहीं बल्कि एक मुजरिम रहता है। ऐसा कहकर वह तेज़ी से वापस अपने घर लौट आती है। घर आकर वह बीमार पड़ जाती है। डीसीपी अश्विन उसकी देखभाल करता है, लेकिन फिर भी उसकी हालत में सुधार होता न देख एक दिन वह विजय को समुद्र के किनारे मिलने के लिए बुलाता है। जब वह विजय को कानून के हवाले करने की बात करता है तो विजय को यह अच्छा नहीं लगता है। फिर वह उस बात को दोहरा देता है कि बेटा के रूप में तो आपने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था जब मैं अपराधी जेके के चंगुल में फंसा हुआ अपने बाप से छुड़ाने की गुहार लगा रहा था। तब तो आपने अपने फ़र्ज के लिए मुझे अपराधियों के पास मरने के लिए छोड़ दिया था। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि मुझसे तो तुम्हारा नाता टूट ही गया है, लेकिन अगर अपनी माँ से कुछ प्यार है तो जाकर उससे मिल लेना, वह काफ़ी बीमार है। यह बात सुनकर विजय वहाँ से सीधा अपनी माँ से मिलने चला आता है। माँ की हालत देख वह बहुत व्यथित हो जाता है और माँ से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं दुनिया के नामी अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, पिताजी ऐसा नहीं करवा पाएंगे। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी चाहते तो बहुत सारा रुपया कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़र्ज और ईमानदारी को महत्ता दी। आज मेरे घर में अन्याय का, अनीति का एक पैसा नहीं है। ऐसे में तुम जिस पैसे से मेरे लिए दवा खरीदोगे वह बेईमानी का पैसा तो मेरे लिए जहर के समान होगा। तो क्या तुम अपनी माँ को दवा के साथ जहर मिला कर दोगे? विजय को कोई जवाब नहीं सूझता है और वह यह कहकर वहाँ से चला आता है कि ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी ठीक हो जाना, नहीं तो। इसके बाद वह अपने बंगले पर आकर खूब शराब पीने लगता है। रोमा उसे ऐसा करने से रोकती है तो विजय कहता है कि दारू खत्म हो जाएगी तो ऐसे कितने ही दारू को खरीदने के लिए मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन माँ की दवा खरीदने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। फिर वह रोमा से कहता है कि मेरे पिताजी ने 2 शादी की, एक मेरी माँ से और एक अपनी नौकरी से। अपनी माँ का बेटा मैं हूँ और नौकरी और फर्ज और कानून उसका दूसरा बेटा है। कानून मेरा सौतेला भाई है। दूसरे दिन 10 बजे के आसपास विजय डीके नारंग के पास जाने लगता है। तब रोमा उसे एक बात सुनने के लिए कहती है। इस पर विजय कहता है कि यही कहोगी कि यह गैर कानूनी काम करना छोड़ दो। इस पर रोमा कहती है कि मैं यह सब कुछ नहीं कहने वाली, मैं सिर्फ यह कहने वाली हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस पर विजय रोमा से पूछता है कि क्या तब तुम मुझसे शादी करोगी? रोमा की सहमति मिलने पर रोमा और विजय एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। मंदिर से घर लौटकर रोमा विजय से कहती है कि उसे अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेना है। इस पर विजय कहता है कि वह चाहे तो मेरे माँ बाप के पास जाकर आशीर्वाद ले सकती है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। इसके बाद रोमा अकेले ही जब विजय का घर पहुंचती है तो वहां डीसीपी अश्विन से उसकी मुलाकात होती है। वह रोमा से यहां आने के बारे में पूछता है। काफ़ी झिझक के साथ रोमा उसे यह बताती है कि उसने विजय से शादी की है। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि यह बात तुमने सीधे सीधे क्यों नहीं बताई कि तुम इस घर की बहू हो। फिर वह उसे अपने पत्नी शीतल से मिलाने ले जाता है। शीतल जब रोमा
से कहने लगती है कि विजय ने शादी की तो हमें सूचित भी नहीं किया। तब डीसीपी अश्विन उसे ऐसी बात करने से मना करता है। जब शीतल रोमा से यह पूछती है क्या उसने अपने परिवार वालों से शादी के लिए अनुमति ले ली थी, इस पर रोमा कहती है कि परिवार वाले होते तब तो उनकी अनुमति लेती, मेरा कोई भी नहीं है। तब शीतल उठकर अलमारी से एक हार निकालकर रोमा के गले में डालते हुए कहती है कि यह हार मेरी सास ने मुझे पहनाया था, आज मैं इसे तुम्हें पहना रही हूँ। अब आगे कभी नहीं कहना कि मेरा कोई नहीं है। उधर विजय को डीके नारंग का फ़ोन आता है। डीके नारंग उसे बताता है कि तिवारी का फ़ोन आया था और वह उसे एक होटल में हीरा का डील करना चाहता है। तब विजय हालांकि इस बात के लिए नाराज़गी व्यक्त करता है कि वह इस प्रकार की बातें फ़ोन पर क्यों करता है, क्योंकि पुलिस फ़ोन को टेप कर सकती है। लेकिन फिर वह डीके नारंग से हीरा लेकर उस होटल के लिए निकल पड़ता है। वहीं पुलिस कार्यालय से डीसीपी अश्विन को भी फ़ोन आता है और उसे होटल में स्मगलरों के बीच हीरे की होने वाली इस तस्करी की सूचना दी जाती है। डीसीपी अश्विन इतने कम समय में सूचना देने के लिए पहले तो पुलिस कार्यालय वाले को फटकार लगाता है, लेकिन जब वहां से कहा जाता है कि पुलिस कार्यालय को भी यह सूचना अत्यंत अल्प समय में प्राप्त हुई है, तब वह वर्दी पहनकर उस होटल के लिए निकल पड़ता है। हीरे का लेन देन जैसे ही संपन्न होता है वैसे ही डीसीपी अश्विन उस होटल पर धावा बोल देता है। तब विजय अपनी कार में बैठकर तेजी से भागने लगता है। डीसीपी अश्विन एक जीप से उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन एक स्कूल के पास विजय हॉर्न बजाते हुए छात्रों की लाइन को तुड़वाते हुए बीच से अपनी कार लेकर भाग जाता है। लेकिन कोई छात्र दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए, इस डर से डीसीपी अश्विन अपनी गाड़ी को बैक कर लेता है। इसके बाद जब डीसीपी अश्विन अपने कार्यालय में आ रहा होता है तब अखबार वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर विजय को जाने दिया क्योंकि वह उसका अपना बेटा है। रिपोर्टर के द्वारा इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाए जाने से डीसीपी अश्विन गुस्सा जाता है और रिपोर्टरों को खरी खोटी सुनाता है। अगले दिन जब तमाम अखबारों में इस हेडलाइंस के साथ खबर छपती है कि पुत्र होने के कारण डीसीपी अश्विन ने स्मगलर विजय को भागने का मौका दिया, तब अखबार में खबर छपने के बाद पुलिस महकमा ने इस केस को दूसरे अधिकारी को सौंपने का निर्णय ले लिया। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने आकर डीसीपी अश्विन से कहा कि वह इस केस के कागजात दूसरे अधिकारी को सौंप दे। इस पर डीसीपी अश्विन पूछता है कि तब तो आप भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप भी वही समझ रहे हैं जो लोग समझ रहा है। वह पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहता है कि उसे 2 दिन दिया जाए ताकि वह अपने फर्ज को पूरा कर सके और अपने ऊपर लगने वाले इस इल्ज़ाम को मिटा सके। पुलिस सुपरिटेंडेंट यह कहते हुए कि पुलिस मुख्यालय के निर्णय के बावजूद मैं तुम्हारी काबिलियत और फर्ज के प्रति जुनून को देखते हुए अपनी तरफ से 2 दिन का समय देता हूं। इस पर डीसीपी अश्विन कहता है कि वो 48 घंटे में जाकर दिखाएगा और नहीं तो इस्तीफा तो उसने 2 दिन बाद का दे ही दिया है। इसके बाद डीसीपी अश्विन अपने मातहत पुलिस अधिकारी के साथ पूरे शहर में जहां कहीं भी गैरकानूनी काम होता है वहां पुलिस का छापा मरवा रहा है। पुलिस के इस छापे से जेके को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके गोदाम से सारे सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। जेके घबराकर इधर उधर मारा फिर रहा है, कहीं पुलिस के पकड़ में नहीं आ जाए। उसके आदमियों ने हालांकि उसके विदेश भागने के लिए नकली पासपोर्ट बना दिया है और उससे कहा कि पुलिस यहाँ उसकी तलाश करेगी और वह विदेश में जाकर मौज कर रहा होगा। इस पर जेके कहता है कि लेकिन इससे पहले कि मैं विदेश जाऊं मैं डीसीपी अश्विन को मरा हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि उसके कारण ही मेरी तबाही लंबे समय से हो रही है। डीके नारंग विजय को अभी यह सूचना दे ही रहा है कि जेके ने उसके पिता को मारने की कसम खाई है, तभी पुलिस इसके मकान को भी चारों तरफ से घेर लेती है। इसके साथ ही दोनों तरफ से गोलीबारी होनी शुरू हो जाती है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि डीसीपी अश्विन विजय के निशाने पर आ जाता है, लेकिन विजय अपना पिस्तौल फेंक देता है। तब डीसीपी अश्विन उसे गिरफ्तार कर लेता है। विजय को गिरफ्तार करने के बाद डीसीपी अश्विन अपने घर आकर अपनी पत्नी शीतल से मिलता है और उससे कुछ बात करने की इच्छा प्रकट करता है। इस पर शीतल पूछती है विजय तो ठीक है ना। इस पर डीसीपी अश्विन उसके ठीक होने और इसमें पुलिस के गिरफ्त में होने की बात बताता है। तब शीतल कुमार अपना बेटा विजय से मिलना चाहती है। डीसीपी अश्विन अपनी पत्नी शीतल को बेटा विजय से मिलाने के लिए खुद अपनी जीप पर बिठा कर ला रहा है। इधर डीसीपी अश्विन के जान का प्यासा बना जेके उसके पीछे पीछे अपनी कार से आता है। इस बात से अनजान डीसीपी अश्विन जब उसकी कार को साइड देता है और जैसे ही जेके की कार उसके समानांतर आती है तब वह अपने राइफल से डीसीपी अश्विन को निशाना बनाकर फायर करता है, लेकिन तभी बीच में डीसीपी अश्विन की पत्नी शीतल आ जाती है, जिससे डीसीपी अश्विन तो बच जाता है,
लेकिन अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद उसकी पत्नी शीतल नहीं बच पाती है। उसकी अंतिम क्रिया में जेल से उसका बेटा विजय भी वहाँ आता है और मन ही मन जेके को भी इस दुनिया से मिटा देने का प्रण लेता है। फिर जब वह वापस पुलिस सुरक्षा में जेल जा रहा होता है तब रेलवे क्रॉसिंग के पास जब वहाँ से एक रेलगाड़ी गुजर रही होती है, विजय पुलिस की सुरक्षा को तोड़कर भाग जाता है। बीच में ट्रेन के आ जाने की वजह से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। विजय भागकर जेके के अड्डे पर चला जाता है, उसके गार्ड को मारकर अंदर प्रवेश करता है। वहाँ मौजूद सेकेंड लेयर के गुंडे से वह जेके के बारे में पूछता है तो इस पर उन लोगों से इसका झगड़ा हो जाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती है। विजय उन सब गुंडों को मारकर यह जानने में सफल हो जाता है कि जेके आज रात 10 बजे की फ़्लाइट से विदेश भागने वाला है। तब विजय एरोड्रम पर उसका पीछा करने का निर्णय लेता है और इस बात की खबर डीसीपी अश्विन को भी लग जाती है कि आज जेके विदेश भागने वाला है और संभव है कि जेके को मारने के उद्देश्य से विजय एरोड्रम पर आ जाए। तब वह अभी वर्दी पहनकर विजय को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है। हालांकि इस बीच उसके मन में कई प्रकार की आशंकाएं भी जन्म लेती है, जिससे वह अपना पतोहू रोमा से कहता है और फिर एरोड्रम के लिए चल देता है। जेके यहाँ वेश बदलकर अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी करवा लेता है और फिर एक शौचालय में जाकर छिपकर बैठ जाता है ताकि ठीक हवाई जहाज के खुलने के वक्त वह शौचालय से निकलकर सीधे हवाई जहाज पर बैठकर यहाँ से विदेश भाग जाए। लेकिन विजय को एक शौचालय देखकर थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि और सभी जगह पर उसने तलाशी ले ही ली थी। फिर जैसे ही वह शौचालय को खोलता है जेके उसे वहाँ मिल जाता है। वह पहले तो जमकर वहीं जेके की पिटाई करने लगता है, लेकिन जब जेके मौका पाकर वहाँ से निकल भागता है और लोगों के बीच भीड़ से गुजरने लगता है तब विजय उससे रुकने के लिए कहता है और उसे नहीं रुकने पर विजय उसे गोली मार देता है, फिर वहाँ से फरार होने लगता है। तब तक डीसीपी अश्विन वहाँ पहुँच जाता है और भाग रहे विजय को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। बार बार विजय को रुकने की बात करता है, लेकिन विजय अपना भागना जारी रखता है। तब अंत में डीसीपी अश्विन भागते हुए विजय पर गोली चला देता है, जिससे विजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डीसीपी अश्विन उसे अपनी बाहों में लेकर सांत्वना देता है, लेकिन वह कहता है कि अब उसके जीवन के दिन शेष हो चुके हैं। वह इस बात को स्वीकार करता है कि उसे अपने पिता का आदर्श बहुत प्यारा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि वह एक अलग राह पर चल पड़ा और आज की स्थिति का निर्माण हुआ। ऐसा कहकर वह पिता की बाहों में ही दम तोड़ देता है। फिर डीसीपी अश्विन घर आता है। इसके बाद फिल्म में यह दर्शाया गया है कि इस कहानी को सुनने के बाद डीसीपी अश्विन अपना पोता रवि कुमार से कहता है कि क्या अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें पुलिस की यह नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर रवि कुमार कहता है कि वह पुलिस की ही नौकरी करेगा और अपने दादा के उच्चतम आदर्श का पालन करेगा। तब उसकी माँ रोमा उसे अपने दादा से आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। वो अपने दादा का आशीर्वाद लेता है, फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए ट्रेन पकड़कर शहर चला जाता है और उसका दादा डीसीपी अश्विन उसे हाथ हिलाकर विदा करता है। इस प्रकार से फिल्म शक्ति की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।